नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969752386089455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मॉड्यूल नंबर सेकंड करेंगे हम लोग। यूपीपीएससी आरओ 2022 का जो पेड बैच चल रहा है, जिसमें मॉड्यूल के फॉर्म में कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है, उसका मॉड्यूल का वीडियो 2 करेंगे इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम वीडियो भी लगातार यूट्यूब पर आ रहे होंगे। जो भी लोग पेड ग्रुप से इसको देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पेड क्विज जरूर लगाते रहिएगा। इस मॉड्यूल को पढ़ने के साथ साथ आप PDF से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो से भी देख सकते हैं। पेड क्विज लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भी हिस्ट्री पोर्शन सबसे पहले रखा गया है इस मॉड्यूल में। तो सबसे पहले यहाँ पर सोर्सेज के बारे में बात की गई, लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। और उसके बाद बात की गई रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में, ब्राह्मण लिटरेचर के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में। रिलीजियस टेक्स्ट में कई सारी बुक्स का नाम हमको देखना है, ठीक है। उसके बाद कॉस्मिक टेक्स्ट है, फिर डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स हैं। कई बार कौन सा फॉरेन ट्रैवलर जो है किस कंट्री से था ये भी पूछते हैं, उनका कोई ऑब्जर्वेशन है अगर वो पूछते हैं। इंस्क्रिप्शन हमको पढ़ने कई सारे, कौन सा इंस्क्रिप्शन किस रूलर से एसोसिएटेड है, कहाँ पर है प्रेजेंट में, किस स्टेट में, ये भी आ जाता है कभी कभी। पॉटरी के हमको फीचर्स देखने, सील्स देखना है। जैसे सील्स में जैसे हड़प्पन सील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें जो जानवर दिखाए गए हैं कभी कभी उसमें से पूछ लेते हैं कि कौन सा जानवर उसमें नहीं शो किया गया है, ठीक है। और स्कल्पचर पेंटिंग्स के हमको फीचर देखने होते हैं। ये काफ़ी चीज़ें लर्न करने वाली हैं हिस्ट्री में। रिलीजियस टेक्स्ट में हमको ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर के कुछ पढ़ने हैं और जैन लिटरेचर है। ब्राह्मण लिटरेचर में वेदों के फीचर्स, ब्राह्मण ग्रंथों के, अरण्य ग्रंथों के, उपनिषदों के बारे में कितने होते हैं एटलीस्ट संख्या यहाँ पे पढ़ते जाइएगा। इनमें कुछ अगर विशेष बात बताई गई हो किसी उपनिषद में, किसी अरण्यक में, तो वो देखना है। सूत्रों के बारे में कुछ बारीक जानकारी। महाकाव्य थियोलॉजी में धर्म सूत्र आ जाएंगे, इसमें स्मृति ग्रंथ आ जाएंगे, ठीक है। स्मृति ग्रंथ आ जाएंगे और टीका आ जाएंगे, यानी कि कमेंट्रीज आ जाएंगे। इनमें अब आपको लग रहा होगा कि ये सब में आरओ का क्या काम है। तो आरओ को जैसे सिलेबस में काम है, इसमें फैक्ट बेस्ड सवाल को तैयार करना है। जैसे कि कौन सा किसने लिखा, सबसे मेन सवाल तो ये है, ये चीज़ किसने लिखी, किससे एसोसिएटेड है, इससे मैचिंग वाला सवाल बना दिया जाता है। अगर आप पेपर देखे होंगे तो जानते होंगे ये चीज़, ठीक है। कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं कि जो है इस ग्रंथ में क्या ये बात बताई गई है, जैसे वर्णाश्रम जो है किस ग्रंथ में बताया गया है, ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैदिक लिटरेचर के मुख्यतः 4 पार्ट बताए गए हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ और उपनिषद, ठीक है। फिर इसके बाद हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारियाँ दी हुई हैं। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, सबसे पहले इसका मेंशन जो है किस में देखने को मिलता है, अथर्ववेद में। इतिहास को उपवेद बताया गया है अथर्ववेद का। कौटिल्य ने कहा है कि किंग शुड स्पेंड सम ऑफ द टाइम डेली इन लिसनिंग टू हिस्ट्री। राजा को इतिहास पढ़ते रहना चाहिए। E.H. कार जो है उन्होंने कहा हिस्ट्री इज द कॉन्टिन्यूस डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। बरी ने कहा है हिस्ट्री इज साइंस, नथिंग लेस नथिंग मोर। बेकन ने कहा है हिस्ट्री मेक्स मैन इंटेलिजेंट। बार्नी ने कहा हिस्ट्री इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। अबुल फजल का कहना है कि हिस्ट्री वो दवाखाना है जहाँ पर व्यक्ति अपने दुखों और अपने कह सकते हैं कष्टों का निवारण पाता है। और कॉलिंगवुड ने कहा है कि वी स्टैंड ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ एन एरा इन विच हिस्ट्री विल बी एज इंपॉर्टेंट टू द वर्ल्ड एज नेचुरल साइंसेस बिटवीन 1600 to 1900 सेंचुरी। राहुल सांकृत्यायन का कहना है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आर द बेस्ट पैरामीटर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, हो सकता है एक आधे स्टेटमेंट पूछ लें, ठीक है। फर्स्ट रोमन एम्परर ऑगस्टस ने जो है हिस्ट्री पर सेंसरशिप लगाने का प्रयास किया था। हिस्ट्री पर सेंसरशिप कोई राजा क्यों लगाता है, कोई शासक इसलिए लगाता है जिससे कि लोगों का ज्ञान वर्धन ना हो सके, ठीक है, और उनको बेवकूफ़ बनाया जा सके। मेन टारगेट यही होता है। औरंगजेब ने भी मेडिवल पीरियड में हिस्टोग्राफी पर बैन लगवाया था। हिस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव वीपन देन स्वॉर्ड और गन, ठीक। जम्बू द्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, यिंतु, ये विभिन्न नाम जो है भारत के इतिहास में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन सा नाम कहाँ देखने को मिलता है, जैसे पर्शियंस जो है सबसे पहले कांटेक्ट में आए थे इंदूस के लोगों के और उन्होंने जो है होल कंट्री को इंदूस या फिर इंदू कहा था, जो कि उसी शब्द से जो है मतलब उन लोगों ने कुल मिलाकर सिंधु कहा था, तो फिर वहीं से हिंदू वर्ड आ गया है। ये आप जानते हैं इस बारे में। वारामिहिर की जो वराहत संहिता है, इसमें इंडिया को डिस्क्राइब किया गया था टॉर्टॉइस के शेप का। उसके बाद पुराणों में इंडिया को एक धनुष के शेप का दिखाया गया है। वेन टाइप दिखाया गया दीघ निकाय में, मतलब बताया गया है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के शेप का बताया गया है महाभारत में। तो ये कुछ विभिन्न ऑब्जर्वेशन है पुराने ग्रंथों में हमारे भारत के बारे में।
भारत के भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है भुवन कोश चैप्टर जो दिया हुआ है पुराणों में, उसमें से। पुराणों के अनुसार अर्थ जो है ये लोटस के तरीके उसमें मानी गई है, और पुराणों में कहा गया है कि भारतवर्ष से पहले भारत का नाम जो है अजनाभ और हेमवत वर्ष हुआ करता था। इंडिया कमेंडेशन इज फाउंड इन द पुराणास। भारत शब्द का जो प्रयोग है वो पुराणों में देखने को मिलता है। इट डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ लैंड ऑफ कर्म एंड हीवन एंड इज अ लैंड ऑफ प्लेजर। ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड। एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड बताया गया इंडिया को। स्मिथ ने इंडिया को इथनोलॉजिकल म्यूजियम कहा है। ठीक है। इंडिया को क्या कहा है? इथनोलॉजिकल म्यूजियम। किसने? स्मिथ ने। भारतवर्ष नाम भारत का भारत कबीले के लोगों से इंस्पायर्ड होकर के पड़ा है भारत। दिस कंट्री वॉज कॉल्ड भारतवर्ष आफ्टर द नेम ऑफ एंशिएंट डायनेस्टी कॉल्ड भारत। भारत वॉज द फर्स्ट चक्रवर्ती एम्परर ऑफ इंडिया। द डेफिनेशन ऑफ चक्रवर्ती एम्परर इज फाउंड इन द कौटिल्यास अर्थशास्त्र। चक्रवर्ती शासक कौन होता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है। द पार्ट ऑफ द 1000 यज्ञ एक्सटेंडिव फ्रॉम द हिमालयस टू द सी इज द रीजन ऑफ चक्रवर्ती किंग। चक्रवर्ती राजा की जो भूमि होती है वो 1000 योजन की होती है। ठीक है। जो हिमालय से लेकर समुद्र तक जाता है, ये कहा गया है अर्थशास्त्र में। ग्रीकों ने भारत को, मतलब ये जो टर्म दिया था भारत को, इंडिया दिया था। इंडिया टर्म सबसे पहले जो है हम लोग कह सकते हैं 6वीं और 5वीं सेंचुरी BC में दिया गया था। हेरोडोटस ने जो है इंडिया कहा था हमारे देश को। इंडिया ने, मतलब हेरोडोटस का जो आइडिया था इंडिया का, वो इंदुस और डेल्टा रीजन का ध्यान रखिएगा। ठीक है। पूरे भारत का नहीं, लेकिन मेगास्थनीज ने पूरे भारत को, हमारे टोटल मेनलैंड को इंडिया वर्ड दिया था। ठीक है। चीनी लोगों ने भारत को क्या नाम दिया था? यिंतु कहा था। ठीक है। उसके बाद शेंदु नाम दिया गया था। ठीक है। इंदुस रिवर को शेंदु कहते थे चीनी लोग, फिर इंडिया को भी शेंदु कहा जाने लगा। सोंगशांग जो भारत आए थे, वेनसांग जिसको बोलते हैं, उन्होंने भी यिंतु कहा था, मून जिसका मतलब होता है। इत्सिंग जब आया था तो उसने भारत को आर्य देश और ब्रह्म देश कहा था। डिस्क्रिप्शन ऑफ भारतवर्ष इज फाउंड इन द खारवेलेस हाथी खरवाल का खारवेल शासक का जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, प्राकृत भाषा में वहाँ पे भारतवर्ष शब्द देखने को मिलता है। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया एज अ स्टेट इज इन द अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि। पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो है इंडिया को एक देश बताया गया है। मनुस्मृति में और भागवत पुराण में इंडिया को जो है बताया गया है देवों के द्वारा सृजित भूमि के नाम से। भारतीय शब्द जो है ये सबसे पहली बार यूज हुआ है इंडियन के रूप में सोमितेव शूरी की नीति वाक्य अमृतम में। इसमें सबसे पहले भारतीय शब्द यूज किया गया है भारत के वासी के लिए। अथर्ववेद में गांधार, मुजावत, महावृष, बालिक, मगध, अंग, अष्टचक्र, अयोध्या और वर्णावती। वर्णावती के मतलब मान सकते हैं वाराणसी या काशी। ये सब जो है शब्द देखने को मिलते हैं हमारे अथर्ववेद में। आर्यभट्ट जो है अर्लीस्ट एस्ट्रोनॉमर माने जाते हैं इंडिया के। उन्होंने जो है ये लॉ दिया था कि अर्थ गोल है और अपने एक्सिस पर घूमती है। ठीक। अब हम पैलेलिथिक या फिर स्टोन एज से शुरू करते हैं, जो कि सबसे पुरानी एज अभी तक स्टैब्लिश्ड है कि स्टोन एज से पहले की कोई एज नहीं थी। तो स्टोन पीरियड या फिर स्टोन एज शुरू होता है यहाँ पर। स्टोन पर लोग डिपेंडेंट थे, स्टोन में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, स्टोन की मदद से जो है अपना जो है भोजन वगैरह करते थे शिकार के माध्यम से। उनके स्टोन के टूल्स होते थे, तभी जो है इसको पाषाण काल माना जाता है। स्टोन टूल्स, स्टोन केव्स वर द मेन स्टे ऑफ मैन्स लाइफ from the earliest period of human civilization when man was not developed like that of today। जब आधुनिक मानव जैसा पुराना मानव नहीं था, उसको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं था, तो हम ज़्यादातर जो है पत्थरों पर डिपेंडेंट थे। मानव पत्थर की गुफा में रहता था, पत्थर के हथियारों से शिकार करके अपना जो है भरण पोषण कर रहा था। ठीक है। और द अर्लीस्ट कंप्लीट ह्यूमन वॉज नोन एज क्रो-मैग्नॉन मैन। अर्लीस्ट कंप्लीट ह्यूमन क्रो-मैग्नॉन मैन है। जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं कभी कभी डीप में, इससे भी पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इस पर जो है कई बार सवाल बन चुका है कि अर्लीस्ट कंप्लीट ह्यूमन कौन था, तो वो क्रो-मैग्नॉन मैन था। स्टोन पीरियड में कई सारी नेचुरल कैविलिटीज़ को भी देखा है मैन ने। ठीक है। हंटिंग और गैदरिंग पर डिपेंड होता था मैन, मतलब कि आखेट यानी शिकार और खाद्य संग्राहक। ब्लेड ब्यूरिन टाइप के टूल्स मिलते हैं आपको अपर पैलेलिथिक पीरियड में, उच्च पाषाण काल में। सोहान संस्कृति, मद्रास कल्चर, विंध्य कल्चर जो है, ये सभी जो है स्टोन कल्चर हैं, यानी कि आपके पाषाण काल से जुड़े हुए सभ्यताएं हैं, सोहान, मद्रास और विंध्य। भारत के प्रागैतिहासिक काल की खोज का श्रेय जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। ठीक है। उन्होंने 1942 में प्री हिस्टोरिक टूल डिस्कवर किया था न्यूलिथिक साइट से, रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से, जिसको लिंगासुर कहा गया था उस टूल को। स्टोन एज जो है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड सिविलाइजेशन में आती है, और इंदस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन जो है ये प्रोटो हिस्टोरिक में आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टोन एज जो है प्री हिस्टोरिक है, इंदस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन जो है ये प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है, ध्यान रखिएगा, इससे सवाल बन चुके हैं कई बार। ठीक है। और ये प्री और प्रोटो हो गए, तो हिस्टोरिकल पीरियड कब से शुरू होता है? 6th सेंचुरी BC से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा।
रिसर्चर्स ऑफ स्टोन एज सिविलाइजेशन फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन 1863। स्टोन एज सिविलाइजेशन की खोज अन्वेषण का कार्य शुरू हुआ था भारत में 1863 में, ठीक है, अंग्रेजों के समय। द फोकस ऑफ प्री हिस्टोरी ऑफ इंडिया इज द हिस्ट्री ऑफ इलिटरेट सोसाइटी। प्री हिस्टोरी को इलिटरेट सोसाइटीज़ की हिस्ट्री कहा जाता है क्योंकि मानव ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, तो कोई भी वहाँ के लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं अवेलेबल है। हम कैसे अंदाजा लगाते हैं वहाँ के जनजीवन का? हथियारों से, ठीक है, और कभी कभी जो है केव में पेंटिंग वगैरह मिल जाती थी उससे। टैमसन जो है इन्होंने ट्रायंगुलर डिवीज़न किया था स्टोन एज का, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। उन्होंने कहा था कि 3 युग हैं, एक पाषाण है, एक जो है ब्रॉन्ज एज है और एक आयरन एज या आयरन पीरियड हो जाएगा। जॉन लुबाक ने जो है स्टोन एज को प्री पैलोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड में बाइफर्केट करने का काम किया था, ठीक। पैलोलिथिक और नियोलिथिक टर्म्स जो है सबसे पहले जॉन लुबाक ने दिए थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लेटर्ट करके जो थे इन्होंने पैलोलिथिक पीरियड को अर्ली और लोअर और मिडिल में डिवाइड करने का काम किया था। फ्लेक, चॉपर, चॉपिंग और बोरर टाइप के टूल्स जो है ये कहाँ पे मिले थे? स्टोन एज के टूल्स हैं ये। और ये जो है हैंड एक्स है, ये जो है मतलब कुल्हाड़ी जो है कहाँ से मिली थी? मद्रास और अतिरापक्कम से। इसमें जो है क्लीवर्स और स्क्रेपर्स वगैरह शामिल थे। क्रोनोलॉजी अगर हम देख लें, क्रोनोलॉजी क्या बनती है? पाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल, फिर है आपकी चालकोलिथिक पीरियड, फिर लौह युग, ये है यहाँ पे क्रम। जो प्रेजेंट में हम आर्कोलॉजिकल सिस्टम को स्टडी करते हैं, यानी कि एक पाषाण युग और एक लौह युग, ठीक है, और एक हो गया चालकोलिथिक वाला। ये किसने दिया था? ये दिया था क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमस ने 1820 में। इंडियन आर्कोलॉजिस्ट जो है वीएस वाकड़कर यानी कि विष्णुदेव श्रीधर वाकड़कर, इन्होंने भीमबेटका की खुदाई की थी। और ये जो है सवाल हमसे पूछा गया था यूपीपीसीएस के पेपर में 2019 वाले में, ठीक है, कि जो है किसने खुदाई की थी यहाँ पर? भीमबेटका की। विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने खुदाई की थी भीमबेटका की, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री के लिए इतना पढ़ना हमारे लिए आज के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट मॉड्यूल में कई सारी लोकेशंस पर हम बात करेंगे, कौन कौन सी लोकेशंस प्रेजेंट में किस स्टेट में आती हैं और वो हिस्ट्री की दृष्टि से किस युग को बिलोंग करती है, वहाँ से क्या क्या एविडेंस मिले हैं, ये हम देखेंगे आगे। अब इंडियन पॉलिटी पर आ जाते हैं। इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पर शुरू किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। संविधान सर्वोपरि है, आप जानते हैं, ठीक है। वैसे अगर कहें कि संविधान, संघ, भारत के लोग और जो है हम लोग कह सकते हैं संसद, इनमें सर्वोपरि कौन है? तो भारत के लोग हैं, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया ही जो है पूरे देश को चला रहे हैं, हम ऐसी अवधारणा है। द डॉक्यूमेंट लेज डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ दैट डिमार्केट्स फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड, स्ट्रक्चर्स, प्रोसीजर्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड सेट्स आउट फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ड्यूटी ऑफ सिटीजन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं? यहाँ पर संहिताओं, प्रक्रियाओं, शक्तियों और जो कर्तव्य हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के, गवर्नमेंट बॉडीज़ के, गवर्नमेंट के लोगों के, और सिटीजन्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या अधिकार हैं उनके, उन सब के बारे में हमारा भारत का संविधान बताता है, ठीक है। तो भारत का संविधान ये इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी रहे, यानी कि जो कह सकते हैं उच्चता है वो किसकी रहेगी? संविधान की रहेगी, क्योंकि ये संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, ना कि एक संसद ने। अगर संसद जो है संविधान बनाता है तो फिर संसद सर्वोपरि होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे जो है संविधान को अंगीकार कब किया गया था? जब अडॉप्शन की बात आती है 26 नवंबर 1949, ठीक है, ये हो गई अडॉप्शन डेट, और इसको लागू करने की इफेक्टिव डेट हो गई 26 जनवरी 1950, जब हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस एक्ट का स्थान लिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। संविधान से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही सब चीज़ें हो रही थी, सब प्रक्रियाएँ। हमारे भारत के संविधान में भारत को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बताया गया है, और यहाँ पर जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी की बात की गई है, भाईचारे की बात की गई है। सब पर डिटेल में बात करेंगे, छोटी छोटी बारीकियों पर। पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रति रखी हुई है एक हीलियम प्रिजर्व्ड बॉक्स में, ठीक है, वो हमेशा के लिए यादगार। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हम देखेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न बनते रहे हैं, आरओ में पूछे गए हैं। ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स के रूप में जो है ब्रिटिशर्स भारत आए थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। एक्सक्लूसिव राइट ट्रेडिंग के हासिल किए क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर से। 1765 में उन्होंने दीवानी अधिकार हासिल किए सबसे पहले, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद आप जानते हैं दीवानी राइट जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि उसमें रेवेन्यू कलेक्शन और सिविल जस्टिस डिसबर्समेंट का राइट आपको मिल जाता है। तो दीवानी के अधिकार मिलते ही जो है ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं सिर्फ ट्रेडर्स या फिर एक बड़े ट्रेडर के रूप में नहीं, कंपनी के एम्बिशंस या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के एम्बिशन भारत में कुछ और ही हैं, ठीक। 1858 में जब सिपाही विद्रोह, जैसा कि ब्रिटिश क्राउन इसको कहता रहा है, हमारे यहाँ पर इसको आज़ादी का पहला विद्रोह कहते हैं, ब्रिटिशर्स इसको सिपाही म्यूटनी कहते रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि
अब इसके बाद क्या करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करने होंगे। ब्रिटिश क्राउन जो है उन्होंने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीव कर ली थी, ठीक है, और वाइसरॉय जो था वो क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भारत में काम करने लगा था, ये सब जानते हैं आप। और ये रूल जो है कब तक चला था, जब तक 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी नहीं मिल गई। फेज़ 1 में जो एक्ट्स, अब आप कहेंगे कि हम ये आज़ादी क्यों पढ़ने लग रहे हैं पॉलिटी में। आज़ादी इसलिए क्योंकि आपको पता चले कि क्या फेजेस रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। अब बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हिस्टोरिकल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट भारत में होते रहे हैं। अब उनको एक्ट के माध्यम से उनको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि एक्ट के फीचर्स ही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1773 से लेकर 1858 तक जो एक्ट आए हैं उनको अलग से स्टडी करेंगे, और जब क्राउन रूल शुरू हुआ था 1858 के बाद से 1947 तक, उन एक्ट्स को हमको अलग से स्टडी करना है, उनके फीचर्स को स्टडी करना है। तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1773 से 1858 तक कौन कौन से एक्ट्स आए थे। रेगुलेटिंग एक्ट को हम ये नहीं कह सकते कि भारत पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से या फिर उसके मंशा से इसको शुरू किया गया था, लागू किया गया था। एक्चुअली ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना जो है अधिकार या प्राप्त करना चाहता था, या फिर उनके अफेयर्स पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहता था। तो रेगुलेटिंग एक्ट, जैसे रेगुलेटिंग शब्द का ये अर्थ है रेगुलेशन, यानी कि नियंत्रण, रफली अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो नियंत्रण अधिनियम था, ईस्ट इंडिया कंपनी पर लागू करना चाहता था ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तभी इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1772 भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में इसको इंटेंड किया गया था, और टोटल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पे मामले थे उनको विनियमित करने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। तो कंपनी का और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया में जो चल रहा था उसको विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको लागू किया था। सबसे पहली बार इसमें देखा गया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंटरफेयर किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस में। जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी उसमें डायरेक्ट इंटरफेयर करने का काम इसी एक्ट से किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट से। गवर्नर ऑफ बंगाल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इसी एक्ट से कहा जाने लगा, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 सदस्यों की उसको असिस्ट करने के लिए। पहले ऐसे गवर्नर जनरल जो बने थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ये कई बार पूछा जा चुका है हमारे पेपर में। और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट कर दिया गया था। गवर्नर्स ऑफ मद्रास और बॉम्बे ये बंगाल के गवर्नर या गवर्नर जनरल के कंट्रोल में आते थे, ठीक है। हालांकि बाकी प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे वो अपने अलग काम कर रहे थे। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता किस एक्ट से सृजित हुआ था, ये बहुत बार पूछा गया है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आप लगाएंगे। सर एलिजा इम्फे जो है ये फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता ये बहुत एक माइलस्टोन माना जाता है, क्योंकि यहाँ से फिर जो है जुडिशरी या जुडिशियल सिस्टम इंडिया की नींव पड़ गई थी। हालांकि इस कोर्ट को कोई ऐसे एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं दिए गए थे, हालांकि शुरुआत यहीं से मानी जाती। रेगुलेटिंग एक्ट से कई सारे नियंत्रण लगाए गए अपने कंपनी कर्मचारियों पर। उन्होंने रिश्वत लेने पर और कोई प्राइवेट ट्रेड एग्रीमेंट स्टैब्लिश करने पर मनाही कर दी। इट स्ट्रेंथेंड द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रचित किया था गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। ये कंपनी गवर्निंग बॉडी होती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इनको जो है रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया पर सभी जो उनके कार्यकलाप थे उनकी जानकारी देनी होती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इंडियन अफेयर्स को कैसे कंट्रोल किया था, ब्रिटिश कैबिनेट को पूरा पावर दे दिया था कि वो इंडियन अफेयर्स पर अपना पूरा जो है कंट्रोल कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल वाज टू बी कैरिड आउट बाय द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 4 मेंबर्स। मेंबर 4 थे, ध्यान रखिएगा। 1781 में इसी एक्ट में कुछ संशोधन किए गए थे। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट या डेक्लेरेटरी एक्ट कहा जाता था। इसमें कुछ प्रोविजंस या फिर कुछ जो खामियां रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट में उसको दूर किया गया था। गवर्नर जनरल और काउंसिल के सदस्यों को, कंपनी के सर्वेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के जुरिडिक्शन से बाहर रखा गया था इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद, ठीक है। इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब कुल मिलाकर कंट्रोल थोड़ा ढीला किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में ये सब मामले नहीं आते थे जो कि गवर्नर जनरल या उसकी काउंसिल या कंपनी के सर्वेंट्स से संबंधित हो या उनके रेवेन्यू कलेक्शन के मामलों से संबंधित हो। इट प्रोवाइडेड द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिडिक्शन ऑल ओवर द इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता में रहने वाले लोगों पर सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा। और ये कहा गया था कि पर्सनल लॉ से संबंधित मामलों का निपटारा भी ये करेगा कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो बना था कलकत्ता में, ये हिंदू लॉ के हिसाब से हिंदू मामलों को, मुस्लिम लॉ के हिसाब से मुस्लिम लोगों के मामले को डील करने वाला था। इसमें यह भी कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट से नीचे के कोर्ट जो थे, प्रोविंशियल कोर्ट, उनके मामलों की अपील गवर्नर जनरल
के समक्ष काउंसिल में की जा सकती थी, सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील की जाने की नहीं जरूरत थी। इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल। प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल्स के लिए जो लॉ हैं या रेगुलेशंस हैं गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल बना सकते थे, ये यहाँ पे कहा गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में बात कर ले। इसमें कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को सेपरेट करने का काम किया गया था। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि वो कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करते रहें, लेकिन एक नई बॉडी, नया निकाय बनाया गया था, इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कहा गया था, जिसको पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करना था। पहले क्या था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है पॉलिटिकल अफेयर्स भी देख रहा था, इकोनॉमिक अफेयर्स भी देख रहा था, लेकिन एक नई बॉडी बनाई गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिससे पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज किया जाना था, ठीक है। और सिस्टम डबल गवर्नमेंट इसी से लाया गया था। इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है अब सारे सिविल, मिलिट्री या रेवेन्यू संबंधी ऑपरेशंस और सारे इन मदों से संबंधित क्रियाकलाप जो ब्रिटिश पोजीशन से भारत में, उन पर अपना ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि सारे कॉमर्शियल अफेयर्स ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर होते थे। यहाँ पर इनको जो है पॉलिटिकल मामलों को डील करना था, ठीक है। पॉलिटिकल मामले क्या हो गए? पॉलिटिकल मामले यानी कि सिविल और मिलिट्री संबंधी मामले, रेवेन्यू संबंधी मामले, ठीक है। और एक तरीके से डुअल गवर्नमेंट यहाँ पे बन गई थी। गवर्नर जनरल की काउंसिल की स्ट्रेंथ को घटाया गया था इस एक्ट से, 1781 वाले एक्ट से। अब उसमें 3 सदस्य होते थे, ठीक है, 3। अब भारत संबंधी सारे मामले जो है किसके अधीन आ गए थे? ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गए थे, ठीक है। अब ब्रिटिश पोजेशन इट्स इन इंडिया कहा जाने लगा था। जितने भी कंपनी की टेरिटरीज थी कब्जा की हुई, अब वो ब्रिटिश पोजेशंस हो गए थे, वो कंपनी की टेरिटरीज नहीं रही थी। पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल ने जो है ब्रिटिश, मतलब ये पिट्स इंडिया एक्ट से ब्रिटिश ने, मतलब ये पार्लियामेंट ने कहा था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल इस्टेब्लिश की जाएगी मद्रास और बॉम्बे में। मद्रास बॉम्बे में गवर्नर जनरल की काउंसिल किस एक्ट से सृजित की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से, ध्यान रखिएगा। 1786 में एक एक्ट आता है, द एक्ट अलाउड द यूनिफिकेशन ऑफ द ऑफिसेस ऑफ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। अब कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल के कार्यालय को इसमें यूनिफाई कर दिया गया था, यानी एकीकृत कर दिया गया था। इट गेव ओवर राइडिंग पावर टू द गवर्नर जनरल ओवर हिज काउंसिल इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। इसमें कहा गया था कि अगर काउंसिल कोई निर्णय ले रही है, ठीक है, काउंसिल में 3 सदस्य हैं, उसमें जो है 2-1 से निर्णय लिया जा रहा है, तो उसको ओवर राइड कर सकता था गवर्नर जनरल। अगर उसे लगता है कि कोई ये विशेष मामला है, तो उसमें वो अपनी काउंसिल की बात को ओवर राइड कर सकता था, यानी कि बात को उनको नकार सकता था, अपनी बात को आगे रख सकता था। 1786 के एक्ट से लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल बंगाल के बने थे। उन्होंने इस पोस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले 2 डिमांड रखी थी। उन्होंने कहा था कि गवर्नर जनरल को पावर दी जानी चाहिए कि वो अपने काउंसिल के डिसीजंस को ओवर राइड कर सकें, ठीक है। ही वुड बी आल्सो बी द कमांडर इन चीफ। उन्होंने कहा था कि साथ ही साथ गवर्नर जनरल के बनने के साथ साथ वो कमांडर इन चीफ भी बनना चाहते हैं, ये एक शर्त थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। तो उनकी शर्त को माना गया, कमांडर इन चीफ भी बनाया गया उनको और गवर्नर जनरल भी बनाया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उन्होंने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, लैंड रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है। और ब्रिटिश आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित कई सारे उन्होंने सुधार करने का प्रयास किया था। ही हैड अ डिमांड दैट द पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल बी इनलार्ज्ड टू एम्पावर हिम इन स्पेशल केसेस टू ओवरराइड द मेजॉरिटी ऑफ द काउंसिल। वही मैंने कहा कि काउंसिल की मेजॉरिटी को भी ओवरराइड करने का पावर उन्होंने मांगा था, जो उन्हें दिया गया। एक्ट ऑफ 1786 इनेक्टेड हिम टू गिव द पावर ऑफ द वर्किंग एज बोथ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल दोनों बने थे कॉर्नवालिस इस एक्ट के माध्यम से। तो अब आप यहाँ समझ चुके हैं कि कॉर्नवालिस जो है पूरे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों के बॉस बन गए थे एक तरीके से, क्योंकि सारा डिसीजन जो है वो ओवरराइड कर सकते थे और सुप्रीम अथॉरिटी उन्होंने अचीव कर ली थी, ठीक है। इफेक्टिव रूलर बना था कॉर्नवालिस ब्रिटिश इंडिया का, क्योंकि उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों के ऊपर अथॉरिटी हासिल कर ली। यूपी स्पेशल में स्टैटिक जी की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश के नाम पहले क्या रहे हैं? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस इसको कहा जाता था 1836 तक। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस आगरा और अवध ही रहे थे 1877 तक। यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध ये कहा जाता था उत्तर प्रदेश को 1902 तक। यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था इसको, यानी संयुक्त प्रांत 1937 तक। उत्तर प्रदेश इसको कहा जाने लगा 24 जनवरी 1950 से। और कैपिटल इसकी आगरा रही थी 1836 तक। प्रयागराज रही थी 1858 तक। लखनऊ रही थी 1921 तक टेम्प्रेरी। लखनऊ 1935 से परमानेंट कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये हो गई थोड़ा सा हिस्टोरिकल बातें।
अब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन द नेम ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का सृजन कब किया गया था? ये डेट है आपकी 24 जनवरी 1950 और इसी दिन जो है उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अभी यूपीपीसीएस पेपर ने पूछा भी था आपसे। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 जनवरी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। पार्टीशन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड कार्व आउट किया गया था, 13 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से निकाले गए थे और ये उत्तराखंड अलग से बनाया गया था। स्टेट लैंग्वेज क्या है? अक्टूबर 1947 से हिंदी है और उर्दू है 1989 से। कब उर्दू बनी थी स्टेट लैंग्वेज? 1989 में बनी थी, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। स्टेट एनिमल क्या है उत्तर प्रदेश का? स्वैम्प डियर है यानी कि बारहसिंघा है। और स्टेट बर्ड है आपकी सारस क्रेन। ठीक, स्टेट ट्री यहाँ पे अशोक है और स्टेट फ्लावर जो है पलाश है। एम्बलम जो है अपाल वेवी इन चीफ बो एंड एरो एंड इन बेस 2 फिश। तो उत्तर प्रदेश सरकार की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपने सिंबल देखा ही होगा, मैं नई स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। इस साल हुए एसीएफ मेंस जीएस पेपर 1 में एक बहुत रोचक तथ्य पूछा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? जुड़वा मछली और धनुष का जो चिन्ह है वो हमारा उत्तर प्रदेश का प्रतीक है। ये कह रहे हैं कि जो हमारे प्रतीक से जो जुड़वा मछली का चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से इंस्पायर्ड है वो? तो वो लाखी दरवाजा से इंस्पायर्ड है। लाखी दरवाजा में ये जुड़वा मछली का चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, तो ये वहाँ से लिया गया। ये बड़ा रोचक तथ्य था और ये आपको हमेशा के लिए पता होना चाहिए। इंटरव्यू वगैरह में मान लीजिए पूछ लें तो कि ये जो सिंबल है वो कहाँ से लिया गया है। अच्छा, धनुष बाण अगर आप पूछें कि कहाँ से लिया गया है तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। धनुष बाण को हम सिंपली मान सकते हैं कि हमारे रामायण ग्रंथ से लिया गया है और भगवान राम से इंस्पायर्ड है आपका जो धनुष है। योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया था कि हॉकी को वो स्टेट स्पोर्ट मानेंगे उत्तर प्रदेश का, तो ये हॉकी है स्टेट स्पोर्ट उत्तर प्रदेश का। जोग्राफिकल लोकेशन की बात कर लें तो एरिया इतना है। एरिया वगैरह के नंबर वैसे नहीं पूछे जाते हैं। ये पूछा गया एक बार कि इंडिया के टोटल एरिया का कितना है, ये बड़ा जरूरी है। 7.33% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के टर्म्स में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है, राजस्थान फर्स्ट पर है, मध्य प्रदेश सेकंड पर, महाराष्ट्र थर्ड पर और उत्तर प्रदेश फोर्थ पर। शेप क्या है? वर्टिकल है, मतलब जो है उत्तर प्रदेश को लंबाई में नहीं इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश जो है किस तरीके से बना हुआ है भारत के नक्शे पर। ग्लोब पर लोकेशन की बात कर लें तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक। तो इस तरीके से ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गए। उसके बाद लेंथ ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ये 650 किलोमीटर और ब्रेथ कितनी है? ये आपकी 240 किलोमीटर इतनी हो रही है। डिस्ट्रिक्ट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया इन उत्तर प्रदेश। तो लार्जेस्ट एरिया वगैरह वैसे हम सेंसस वैसे भी पढ़ेंगे, लेकिन लार्जेस्ट एरिया किसका है? लखीमपुर खीरी का है। और स्मॉलेस्ट किसका एरिया? हापुड़ का है। अगर आप कहेंगे स्मॉलेस्ट जो हमने भदोही पढ़ा हुआ है, तो भदोही है लेकिन वो सेंसस 2011 के हिसाब से। ठीक है, नया जिला सृजित हुआ था हापुड़ बाद में, तो हापुड़ जो है वो स्मॉलेस्ट है। लेकिन अगर पूछ लें सेंसस 2011 के हिसाब से बताइए तो भदोही यानी कि संत रविदास नगर है। ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ईस्टर्न मोस्ट बलिया है और वेस्टर्न मोस्ट है शामली। नदर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नदर्न मोस्ट सहारनपुर और सदर्न मोस्ट हो गया सोनभद्र। डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड इन द नेशनल कैपिटल रीजन आर गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर। ये सारे एनसीआर में आने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में से। अब बॉर्डरिंग स्टेट्स देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश जो है किस देश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है? ऑब्वियसली नेपाल के साथ। नेपाल के साथ लगने वाले जिले कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। क्योंकि इसमें से कई बार पूछते हैं कि कौन सा नहीं लगता है इनमें से। ठीक है, तो ये आपको जिले याद होने चाहिए, नाम और नंबर भी याद होना चाहिए इसमें। बॉर्डरिंग स्टेट कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली। यानी कि 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरेटरी। ठीक है, अभी जो लेखपाल पेपर में पूछा था तो 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरेटरी। वैसे उत्तर है लेकिन उन्होंने जो है 9 माना है, तो काफ़ी डिस्प्यूट इस पर चल रहा है। जबकि उन्होंने साफ साफ पूछा है कि इंडियन यूनियन में से कितने स्टेट से उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है, तब हमारा उत्तर 8 हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट। उत्तर प्रदेश का वो जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है वो सोनभद्र है। कई बार आ चुका है हमारे यूपी के एग्जाम्स में। बॉर्डर शेयरिंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विद उत्तराखंड। उत्तराखंड से कौन कौन से हमारे जिले सीमा साझा करते हैं? सहारनपुर करता है, मुजफ्फरनगर करता है, बिजनौर करता है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा जिला कौन से? ललितपुर। उत्तर प्रदेश हैज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन बाउंड्री विद। सबसे कम कॉमन बाउंड्री हिमाचल प्रदेश के साथ है हमारी। उत्तर प्रदेश की लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ हम सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश वाले।
डिस्ट्रिक्ट टचिंग द बॉर्डर ऑफ दिल्ली को टच करने वाले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद हैं। ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विद टचेस द बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश, तो एकमात्र उत्तर प्रदेश का जिला जो हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री साझा करता है वो है सहारनपुर। बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स विद सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, सहारनपुर से जो राज्य सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो मतलब सहारनपुर जो है 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। सोनभद्र से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और बिहार से जुड़ने वाले उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। मध्य प्रदेश से टोटल 11 जिले उत्तर प्रदेश के लगते हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, टोटल 11। डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विद टचेस द बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से एकमात्र जिला लगता है वो है आपका सोनभद्र। डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विद टचेस द बाउंड्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान से लगते हैं जिले मथुरा और आगरा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विद टचेस द बाउंड्री ऑफ हरियाणा, ये है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। हरदोई वो जिला है जो उत्तर प्रदेश के ही सर्वाधिक जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, हरदोई 8 जिलों से सीमा साझा करता है। बदायूं जो है 7 जिलों से सीमा साझा करता है। ये लेटेस्ट आंकड़े जो अवेलेबल हैं ट्विटर और वेरियस जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपना मैप अपने ज़िले का डाला उस हिसाब से अभी तक का यही डेटा मान्य है। विपरीतार्थक शब्दों में अनुभव का विलोम हो जाएगा अनुभवहीनता, ठीक है। अनुक्रिया का हो जाएगा प्रतिक्रिया, अत्यधिक का हो जाएगा अत्यल्प, अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा और अत्यल्प यानी कि बहुत कम। अद्यतन यानी कि अपडेट होता है, अनद्यतन या पुरातन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका विलोम। पुरातन यानी पुराना, अद्यतन यानी कि नया, नवीन, लेटेस्ट। अधिकृत का हो जाएगा अनधिकृत, अधिकृत मतलब ऑथराइज्ड और अनधिकृत यानी कि अनऑथराइज्ड। ये कई बार वर्तनी में पूछा जाता है, आपको दे देते हैं अनाधिकृत ऑप्शन में, जो कि गलत होता है। अनाधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत सही होता है। अधिमूल्यन यानी कि एप्रिसिएशन और अवमूल्यन यानी कि डेप्रिसिएशन, ये हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं। अध्यवसायी का हो जाएगा अनध्यवसाय, अनाथ का हो जाएगा सनाथ, आहर्ता का हो जाएगा अनहर्ता। आहर्ता मतलब आप जानते हैं जो इसको एलिजिबिलिटी बोलते हैं, अनहर्ता यानी कि जो है नॉन एलिजिबल। अल्प प्राण का महाप्राण हो जाएगा, अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन हमने पढ़े हुए हैं अपने वर्णमाला में। अवकाश का हो जाएगा अनवकाश, अवनी का हो जाएगा अंबर, अवनी यानी कि धरती, अंबर यानी कि आकाश। अवशेष का हो जाएगा निशेष, अवाक का हो जाएगा सवाक। अवाक यानी कि बिना वाक के, बिना जो है आवाज़ का, और सवाक यानी आवाज़ के साथ। अशक्त का हो जाएगा सशक्त, अस्वस्थ का हो जाएगा स्वस्थ, अस्त का हो जाएगा उदय, असीम का हो जाएगा ससीम। असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो, ससीम यानी कि जिसकी सीमा हो। अनुरक्त का हो जाएगा विरक्त, अर्जित का हो जाएगा अनर्जित, अमित का हो जाएगा परिमित और अभ्यस्त का हो जाएगा अनभ्यस्त। अभिव्यक्त का हो जाएगा अनभिव्यक्त, अभिमानी का निराभिमान, अभिज्ञता का हो जाएगा अनभिज्ञता और अपराधी का निरपराध। अपराधी का कई लोग निरपराधी लगाते हैं, वो गलत होता है, हमेशा ही गलत होगा, ध्यान रखिएगा। अपराधी का निरपराध ही सही होता है। अपना का पराया, अन्वित का अनन्वित, अन्वित यानी कि जो एक है और अनन्वित यानी कि जिससे मेल नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अनुशासित का हो जाएगा अनुशासनहीन, अहंकार का हो जाएगा अनाहंकार, आंतर का हो जाएगा बाह्य, ठीक। आकाश का पाताल हो जाएगा आक्रांत का अनाक्रांत और आगमन का प्रस्थान। अनुदार का उदार, अनुकूलता का प्रतिकूलता, अथ का इति, अधम का उत्तम, ठीक है। अधिकता का अल्पता, अधिगत का अनधिगत, अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अनंत का हो जाएगा शांत या शांत, ठीक है। शांत ही सही है, इसको गलत सेंस में नहीं लेंगे क्योंकि ये इस तरीके से बना है, सा प्लस अंत, ये हो जाएगा शांत संधि से, ठीक है। आहूत मतलब जो बुलाया गया हो, अनाहूत यानी कि जो बुलाया ना गया हो। उसके बाद अर्थवान का हो जाएगा अर्थहीन, निरर्थक। अल्प का हो जाएगा महा, बहु, प्रचुर, ये सारे हो जाएंगे। और अल्पमत का हो जाएगा बहुमत। अवगत का हो जाएगा अनवगत, अवर का प्रवर, अवसर का अनवसर, अविचल का निचल, डावाडोल, ढुलमुल, ये सब हो जाएगा। अविचल का एक पर्यायवाची भी होता है अटल, ठीक। अविच्छिन्न का हो जाएगा विच्छिन्न, अस्त्रीकरण का निरस्त्रीकरण हो जाएगा, असूया का अनसूया हो जाएगा, असंभव का संभव, अनुरक्ति का विरक्ति, अर्जन का व्ययन, ठीक है। वर्जन भी हो सकता है, जो भी ऑप्शन में एक दिया उसके हिसाब से आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद अमावस्या का पूर्णिमा, अभिहित का अनभिहित, अभिलाषित का अनअभिलाषित, अभिप्रेत का हो जाएगा अनभिप्रेत, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अपमान का सम्मान, अपकर्ष का उत्कर्ष, अन्वय का अनन्वय, अनुलोम का प्रतिलोम। यहाँ पर विलोम नहीं होगा, गलती से भी विलोम को आपको नहीं चूज़ करना है, ठीक है। विलोम गलत हो जाएगा यहाँ पे। और अहंकारी का निरंकार सही होगा। उसके बाद आकर्षक का अनाकर्षक, विकर्षक, अपकर्षक, ये तीनों हो जाएंगे। आकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। आक्रामक का आक्रमित हो जाएगा। आक्रामक यानी कि जो आक्रमण करने वाला हो, आक्रमित यानी कि जिस पर आक्रमण किया गया हो या किया जा सकता हो। आगामी का हो जाएगा विगत, आगामी यानी आने वाला, विगत यानी कि बीत चुका। इसके बाद हम आ जाएंगे अनुग्रह का विग्रह होता है। अनुग्रह का कई लोग दुराग्रह लगा देते हैं, वो गलत होता है, ठीक है।
आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, अनुग्रह का विलोम विग्रह ही सही होता है। अदृश्य का दृश्य, अधिक का न्यून, अल्प थोड़ा, अधिकारी का अनधिकारी, अधिगम्य का अनधिगम्य, अधीन का अनधीन, स्वतंत्र, ठीक है, या स्वाधीन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, स्वाधीन भी यहाँ पे सही हो जाएगा। अनाजी का हो जाएगा फलाहारी, अनिवार्य का हो जाएगा निवार्य। अनाजी यानी जो अनाज खाकर अपना पेट पालता हो, भरण पोषण करता हो खुद का, और फलाहारी जो फल वगैरह खाकर। और अर्पण का हो जाएगा ग्रहण। अर्पण यानी किसी को देना, अर्पित करना, ग्रहण यानी कि पाना, प्राप्त करना। अल्पकालीन का दीर्घकालीन हो जाएगा, अल्पायु का दीर्घायु हो जाएगा, अवनत का उन्नत हो जाएगा, और अवलंबित का अनवलंबित हो जाएगा। अवस्थित, अवस्थिति का मतलब लोकेशन होता है, जो अवस्थित यानी लोकेटेड हो, और अनवस्थित जो वहाँ पर मौजूद ना हो। अविस्मरणीय का विस्मरणीय हो जाएगा, अशन का अनशन, अस्तित्व का अनस्तित्व, असुविधा का सुविधा, अश्लील का अश्लील। अनुराग का हो जाएगा विराग। अनुराग मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। अमीरी का गरीबी, अभ्यास का अनभ्यास, अभिसरण का अपसरण हो जाएगा, अभिमुख का प्रतिमुख, और अभिनंदनीय का हो जाएगा निंदनीय, और अपेक्षित का हो जाएगा अनापेक्षित और उपेक्षित। यहाँ अनापेक्षित गलत होता है, ध्यान रखिएगा, अनापेक्षित ही सही है, अनापेक्षित मतलब ना में मात्रा नहीं लगेगी। अपनापन का हो जाएगा परायापन, अनविति का हो जाएगा अनन्विति, अन्यायी का न्यायी, न्यायशील। अनुराग का विराग, अहिंसा का हिंसा, आकर्षण का अनाकर्षण, अपकर्षण विकर्षण, और आक्रमण का हो जाएगा प्रतिरक्षा, और आगत का हो जाएगा अनागत, ठीक है, और आग्रह का हो जाएगा दुराग्रह। आचार का अनाचार हो जाएगा, आज्ञाकारी का अनाज्ञाकारी, अवज्ञाकारी, आडंबर पूर्ण का आडंबरहीन, आदर का अनादर या निरादर, आपसदारी का दुजाएगी, आनंदमय का विषादपूर्ण या शोकमग्न, आधुनिक का प्राचीन या पुराना या पुरातन, आस्था का अनास्था, आसीन का अनासीन, आसीन यानी कि बैठा हुआ, अनासीन यानी कि जो ना बैठा हुआ, आसक्त का हो जाएगा अनासक्त या विरक्त, आशीष का अभिशाप, आवेशित का अनावेशित, आवश्यक का अनावश्यक, आलोक का अंधकार, आर्य का अनार्य, आबाद का सूना या बर्बाद, आमदनी का खर्च। आच्छादित यानी कि ढका हुआ, अनाच्छादित यानी कि बिना ढका हुआ, आज्ञा पालन का अवज्ञा, आतुर का अनातुर, आदान का प्रदान, आपत्ति का संपत्ति। आपत्ति का संपत्ति एकदम सही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा, ठीक है। आपत्ति यानी कि कोई आपदा आ गई हो, संपत्ति यानी कि सब कुछ संपन्न हो। संपत्ति का मतलब सिर्फ एसेट से नहीं लगाएंगे, इकोनॉमिकल टर्म्स में नहीं, इसको जो है हिंदी के संदर्भ में भी देखिए। संपत्ति का मतलब केवल जो है एसेट्स, बिल्डिंग वगैरह नहीं होता। संपत्ति का मतलब एक सेंस ये भी होता है कि सब कुछ कुशल मंगल हो, ठीक है। वेलबिंग, वेलबिंग भी संपत्ति को यहाँ पर मान सकते हैं हिंदी के टर्म्स में। उसके बाद आनंद का हो जाएगा विषाद या शोक, आधिक्य का हो जाएगा अनाधिक्य, आस्तिकता का नास्तिकता, आसानी का मुश्किल, आश्रित का अनाश्रित, बेसहारा, आशावादी का निराशावादी, आवृत का अनावृत, और आवर्षण का अनावर्षण। आवर्षण यानी कि वर्षा का होना, अनावर्षण यानी कि वर्षा का ना होना। आर्द्र का हो जाएगा अनार्द्र शुष्क, आभ्यंतर का बाह्य या फिर वाह्य जो भी दिया ऑप्शन में। आमिष का हो जाएगा निरामिष। आज़ादी का विलोम हो जाएगा गुलामी, आडंबर का सादगी, ठीक है। आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी, आदि का अंत, आना का जाना, आध्यात्मिक का सांसारिक। आदृत का हो जाएगा अनादृत या निरादृत या तिरस्कृत, कोई भी एक। आस्तिक का नास्तिक, आसान का मुश्किल, और आशीर्वाद का अभिशाप या शाप। आशा का हो जाएगा निराशा या दुराशा, और आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक और प्रवर्तक, दोनों ही होते हैं जो भी आपके ऑप्शन में, उसके हिसाब से करिएगा। अनावर्तक और प्रवर्तक दोनों ही कई बुक्स ने दिया हुआ है, और इससे संबंधित एक सवाल भी आया था लास्ट ईयर, वो डिस्प्यूटेड चला गया था फाइनली। फिर आर्ष का अनार्ष हो जाएगा, आरोह का अवरोह, आमंत्रित का अनामंत्रित, और आय का व्यय। जनवरी मंथ में पद्म अवार्ड्स अनाउंस करे गए थे, 128 पद्म अवार्ड, इसमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री थे। एटलीस्ट ये पद्म विभूषण वाले 4 और 17 पद्म विभूषण वाले, इनके नाम सुन के फील्ड एक बार देखने चाहिए, इनसे एग्जाम में हमारे पूछा जा सकता है। तो मिस प्रभा आत्रे, ये आर्ट से एसोसिएटेड पद्म विभूषण में महाराष्ट्र से। श्री राधेश्याम खेमका, इनको पोस्टह्यूमसली दिया गया है, पोस्टह्यूमस यानी कि मरणोपरांत, मरने के बाद। लिटरेचर एंड एजुकेशन उत्तर प्रदेश संबंधित। जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड संबंधित, हालांकि इनका जन्म अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड मानेंगे। श्री कल्याण सिंह पोस्टह्यूमस, पब्लिक अफेयर्स, उत्तराखंड संबंधित, माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश संबंधित। तो ये 4 हो गए आपके पद्म विभूषण वाले। पद्म भूषण में देखेंगे गुलाम नबी आज़ाद, पब्लिक अफेयर्स, जम्मू कश्मीर। श्री विक्टर बनर्जी, आर्ट, गुरमीत बाबा, पोस्टह्यूमसली आर्ट। बुद्धदेव भट्टाचार्य, पब्लिक अफेयर्स, वेस्ट बंगाल, इन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। श्री नटराजन चंद्रशेखरन, महाराष्ट्र से, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कृष्णा एल और श्रीमती सुचित्रा एल, ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री से, तेलंगाना से। मधुर जाफरी, अदर्स कुलिनरी से। देवेंद्र झांझरिया, स्पोर्ट्स से। देवेंद्र झांझरिया कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए, कौन से स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में है ये। इसके बाद श्री राशिद खान, श्री राजीव महर्षि, ठीक है, और सत्य नारायण नडेला या सत्या नडेला।
इसके बाद सुंदर राजन पिच्चई, ये यूएस की सिटीजनशिप इन्होंने ले रखी है। साइरिस पूनावाला, संजय राजाराम, प्रतिभा रे, स्वामी सच्चिदानंद, श्री वशिष्ठ त्रिपाठी। पद्मश्री केवल उत्तर प्रदेश वाले का नाम मैंने लिया है यहाँ पे, आप चाहें तो एक बार नज़र मार सकते हैं, अभी तक तो इससे नहीं पूछा गया है। बुक्स एंड ऑथर देखेंगे जनवरी मंथ के हम लोग। रतन टाटा की ऑथराइज्ड बायोग्राफी, ये लिख रहे हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। गांधीज एसेसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, धीरेन्द्र के जहां ने लिखी है किताब। ममता बियॉन्ड 2021 से लिखी है जयंत घोषाल ने और अरुणाव सिन्हा ने। ऑटोबायोग्राफी इनडोमिटेबल, वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये अरुंधति भट्टाचार्य की ऑटोबायोग्राफी है। चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है बोस यानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये तुहिने सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखी है। अब ये जनवरी मंथ के कुछ ऑनलाइन देख लेते हैं। वेलू नच्चियार, वो क्वीन थी प्रिंसली स्टेट ऑफ श्री शिवगंगा इन तमिलनाडु ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ 1780-1790। शी वॉज द फर्स्ट हीरोइन टू फाइट, या पहली जो है नायिका थी जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल साम्राज्य के खिलाफ जो है विद्रोह किया था, और इनको तमिलनाडु में वीर मंगई के नाम से जाना जाता है। जर्मनी ने प्रेसिडेंसी जो है अब ले ली है यूके से 1 जनवरी 2022 से, और G7 समिट जो है हुआ है जर्मनी में ही बावरिन आल्प्स में, जून मंथ में हमने बताया आपको। फर्स्ट एलपीजी इनेबल्ड इन स्मोक फ्री स्टेट ऑफ इंडिया बना है हिमाचल प्रदेश। ऐसा नहीं कि स्मोक फ्री मतलब कोई पोल्यूशन नहीं होता, यहाँ पर घरों से कोई स्मोक नहीं होता है, क्योंकि उज्ज्वला योजना में 100% आच्छादित ये हो चुका है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो है, इन्होंने इंडिया फर्स्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया था। जितेंद्र सिंह जी ने अनाउंस किया था कंट्रीज फर्स्ट रॉक म्यूजियम हैदराबाद में, ये कई बार पूछा गया विभिन्न एग्जाम्स में। एक अर्थक्वेक हजार्ड मैप भी श्री जितेंद्र सिंह ने जारी किया था लखनऊ देहरादून के लिए। जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी मार्ग रख दिया गया था। सिक्किम स्टेट में एक रोड का नाम बदला गया था, तो काफ़ी चीज़ चर्चा में आई थी। 26 दिसंबर 2021 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्टिंग सेंटर, जो कि DRDO के द्वारा सेटअप किया जा रहा है, कहाँ पे, लखनऊ में, उसका इनॉग्रेशन किया था 26 दिसंबर 2021 को। ठीक है। इसके बाद टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स इन उत्तर प्रदेश, डिफेंस टेक्नोलॉजी और टेस्टिंग सेंटर की नींव रखी गई है लखनऊ में। ठीक है, 22 एकड़ में। इंडिया ने जो है 5000 डोसेज डोनेट की हैं अफगानिस्तान को कोविड-19 वैक्सीन की जनवरी मंथ में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, इसको प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया, इंटरनेशनल TX2 अवार्ड WWF के द्वारा जो दिया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। ठीक है, अपने टाइगर्स की संख्या को 2 गुना तक बढ़ाने के लिए अवार्ड दिया गया है, TX2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। 19 ईयर ओल्ड ब्रिटिश बेल्जियन ज़ारा रुदरफोर्ड, ये यंगेस्ट वुमेन बनी थी टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड। रस्किन बॉन्ड ने अपनी नवीनतम किताब जारी की थी, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। निर्भया काढ़ी कैंपेन गंजम डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था। निर्भया काढ़ी ये स्कीम या फिर कैंपेन ओडिशा में। ठीक है, टू प्रिवेंट एडोलेसेंट गर्ल्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल से बाहर ना निकलें ये लड़कियां, टीनेजर्स बेसिकली, उनके लिए ये वहाँ पर एक लोकल लेवल पर कैंपेन चलाया गया था, निर्भया काढ़ी स्कीम या कैंपेन। कजाकिस्तान में रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कंट्री में यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे, जिससे वहाँ पर रिज़ाइन करना पड़ा था गवर्नमेंट को, क्योंकि फ्यूल प्राइजेस वहाँ पर बहुत बढ़ गए थे। कोप्पल टॉय क्लस्टर जो है फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगा कंट्री का। ठीक है, ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है भांगरपुर विलेज ऑफ कोप्पल डिस्ट्रिक्ट नियर बेंगलुरु कर्नाटका। तेलंगाना गवर्नर ने 81st ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन नुमाइश 2022 को इनॉग्रेट किया था हैदराबाद में। खुंटकट्टी कानून जो ये चर्चा में था, ये झारखंड स्टेट से एसोसिएटेड है। ओमिश्योर नामक एक टेस्टिंग किट लॉन्च की थी ICMR ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की टेस्टिंग के लिए। RT-PCR किट थी ये पूछा गया था ACF पेपर में भी। धर्मेंद्र प्रधान जी ने 100 दिन का कैंपेन लॉन्च किया था 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक। इसका नाम था पढ़े भारत। ठीक है, रीड इंडिया या फिर पढ़े भारत। राजकुमार सिंह जी हमारे मंत्री ने ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल यहाँ पे इनॉग्रेट किया था, जो कि पावर प्लांट को हर 4 सेकंड में फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर सिग्नल भेजने वाला था। तो ये मतलब किससे संबंधित है? पावर सेक्टर से। जीशान ए लतीफ़ नाम के जर्नलिस्ट जो कि द कार्बन मैगजीन संबंधित है, इनको रामनाथ गोयनका फोटो जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मिसिस अमेरिका शाइलीन फोर्ड, इनको मिसिस वर्ल्ड 2022 का विनर घोषित किया गया था लॉस वेगास में। कॉमन सर्विस सेंटर ने एक ऐप लॉन्च किया था योगिता, जिससे वोकेशनल एजुकेशन रूरल यूथ को दी जानी थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंटरनल फिनटेक डिपार्टमेंट सेटअप करने की घोषणा की थी, जिससे कि जो डायनेमिकली चेंज हो रहा है फाइनेंशियल लैंडस्केप, उसके हिसाब से स्कीम्स लाई जा सकें। एयरटेल पेमेंट बैंक को अपने सेकंड शेड्यूल में RBI ने शामिल किया था। इस तरीके से जो है एयरटेल एक शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक बन गया था। यूनाइटेड किंगडम में
79 वर्षीय एक व्यक्ति एलन गोसलिंग को H5N1 स्ट्रेन से डिटेक्ट किया था, जो बर्ड फ्लू का H5N1 स्ट्रेन है, सबसे पहले इनमें देखा गया था। सर्बानंद सोनोवाल के साथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने 8 नए 50 बेड वाले आयुष हॉस्पिटल्स को इनॉग्रेट किया था दिसंबर 2021 में, और ये देवरिया, कौशाम्बी, सोनभद्र, लखनऊ, कानपुर, संत कबीर नगर, कानपुर देहात, ललितपुर यहाँ पर बनने वाले हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा करेगा? स्टेट भोपाल मध्य प्रदेश में होंगे, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2021 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी इन क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। ये किसके साथ ही समझौता किया था? यूनियन कैबिनेट ने गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड के साथ। जनवरी 2022 में चाइल्ड मैरिजेस को बैन कहाँ पे किया गया था? फिलीपींस में, ठीक। तेलंगाना टॉप है कंट्री में हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेजेस जिनको ODF प्लस घोषित किया गया है स्वच्छ भारत मिशन रूरल फेज 2 के तहत। स्वच्छ भारत मिशन रूरल फेज 2 कब से चल रहा है? ये अभी लेखपाल पेपर में पूछा गया था, तो फेब 2020 से, ध्यान रखिएगा, फेब 2020 से चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 रूरल वाला। इंडिया ने 40% का टारगेट अचीव कर लिया। टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बन रही है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से बन रही है नवंबर 2021 तक। इंडिया ने ये जो है टारगेट किया था कि हम COP 21 जो हुआ था उस पर टारगेट किया था इंडिया ने कि 2030 तक ऐसा हासिल कर लेंगे, लेकिन ये टारगेट काफ़ी पहले हासिल कर लिया गया है। 50 टन का बोलार्ड टग पुल बलराज जो है ये मेसर्स हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम को सप्लाई किया था। ग्लोबल सूर्य नमस्कार डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम जो है 14 जनवरी को यहाँ पे मनाया गया था मकर संक्रांति के दिन, ठीक है। तो ये रहा टोटल आपका मॉड्यूल नंबर 2, और जो है मॉड्यूल 3 हम लोग लेकर के आएंगे जल्द ही।